वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस में आपका स्वागत है। टुडे इज 20th ऑफ सितंबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज पेपर। सो लेट स्टार्ट। सो आज का पहला न्यूज क्या है वो देखते हैं। सो इंडिया डिनाइज एनी रोल इन निजर्स किलिंग इन कनाडा। अब ये तो न्यूज तो मैंने कल भी आप लोग को 10 मिनट का वीडियो बना के बता दिया था कि कनाडा में क्या हुआ कि केटीएफ का जो प्रेसिडेंट था, हाँ केटीएफ मतलब खालिस्तान वाला। सो उसका जो प्रेसिडेंट था उसको कुछ जुलाई के आसपास में किसी ने एसेसिनेट कर दिया। तो जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बोला कि इसमें इंडिया का हाथ है। तो इंडिया ने इसको बहुत जल्दी इस पे रिस्पॉन्स किया और कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये तो वोट बैंक का एक टाइप का पॉलिटिक्स है। वोट बैंक पॉलिटिक्स पहला, और दूसरा कि आप जो है वो एक जो इंडिया में जो इस टाइप की चीजें सेपरेटिस्ट जो है उसको आप अपनी जगह पे कनाडा में उसको आप रहने की जगह दे रहे हो और उसको डिफरेंट डिफरेंट जो भी है प्रोवाइड करवाते हो। तो ये तो आपका है कि आप टेरर जो है वो उसको जो जो लोग टेरर के साथ हैं उसको शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं आप। तो इंडिया ने इसको लेकर लगातार, और इसको लेकर लगातार हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है कि कैसे इंडिया लगातार उसके लिए रिक्वेस्ट करता था। इंडिया वाज जस्ट रिक्वेस्टिंग, डिमांडिंग दैट कि सच टाइप ऑफ इंसिडेंट शुड बी नॉट हैपन इन कनाडा। सो कनाडा गवर्नमेंट उसको लेके कुछ प्रोएक्टिव तो थी ही नहीं, कभी एक्टिव भी नहीं हुई कि नहीं नहीं ये दिल्ली की तरफ से ये इस टाइप की चीजें आ रही हैं। और विदाउट हैविंग एविडेंस, विदाउट हैविंग ए प्रॉपर जो भी है इनके पास जो इस टाइप की चीजें होनी चाहिए, इन्होंने क्या किया कि ऊपर से एलिगेशन लगा दिया कि नहीं, इसमें इसकी जो एसोसिएशन है उसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। सो कनाडा को लेके मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि कनाडा और हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिलेशंस हैं वो एक्चुअली बैलेंस है। तो कुछ इस टाइप का नहीं है कि इंडिया और कनाडा का रिलेशन जो है वो इससे इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है इन डिप्लोमेटिकली वे में। कनाडा ज्यादा भुगतेगा इससे, तो हमें वो देखने की जरूरत है। और नेक्स्ट इसमें क्या था कि इसमें सच्चाई क्या है, तो सच्चाई ऐसा कुछ है ही नहीं। इंडिया लगातार इससे पहले भी जो इंडियन एम्बेसी पे है वो लगातार अटैक होता रहा है, चाहे वो यूके में हुआ, चाहे कनाडा में हो, चाहे फिर अमेरिका में हो। तो इंडिया उसको लेकर हमेशा कंसर्न जनरेट करता रहा। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा कंसर्न जनरेट करती है, ऐसा रिक्वेस्ट करती है अदर गवर्नमेंट से कि आप इस टाइप के टेरर या सेपरेटिस्ट लोगों को वहां पे एक शेल्टर प्रोवाइड जो होता है, इवन आप इनडायरेक्ट वे में या चाहे डायरेक्ट वे में किसी वे में भी हो, आप ना पहुंचाएं। क्योंकि वो और इनके साहब भाई साहब इनके ऊपर जो थे हरदीप सिंह जो निज्जर साहब है, इनके ऊपर तो एनआईए के बहुत सारी रिपोर्ट है। इन्होंने एफआईआर है, इन्होंने तो अटैक तक करवाए हैं। तो ठीक है, तो आप इस टाइप की चीजों को कैसे सह दे सकते हो? तो इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल फॉर द इंडिया कि वो इस टाइप चीजों को लेके रह जाए। तो बेहतर ये है कि आपको इसका रिस्पॉन्स देना है, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही सक्सेसफुली उसको अपना जो कंसर्न था वो रेज भी किया था। और उन्होंने इनकी जो एम्बेसी के लोग हैं उनको 5 दिन का टाइम दिया। कनाडा कनाडा के जो लोग हैं जो इंडिया एम्बेसी यहाँ पे रहते हैं, उनको 5 दिन का साउथ ब्लॉक में बुला के 5 दिन का टाइम दिया कि 5 दिन के इंडिया अंदर में आप इंडिया छोड़ो। क्यों? क्योंकि ये टिट फॉर टैट होता है। सो इन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स को वहां पे इस टाइप की चीजें सुनाई, तो ये हमारा तो अधिकार है कि हम जो है, और हम हमेशा जो है इंडिया, जब हम कहते हैं हम, तो इंडिया जो है वो हमेशा न्यूट्रल वे में जवाब देती है। अगर आप आगे से कभी भी याद रखना कि आपको फॉरेन पॉलिसी में लिखना हो, तो इंडिया का बहुत कम चांसेज हुआ कि इंडिया आगे से जाके कभी इस टाइप की चीजों करोगे। बस यस, इफ यू वांट टू आप उसको फील कराना चाहोगे, अगर आपको इस टाइप की चीजें देना चाहोगे, तो वी विल नॉट सिट इस तरीके से तो बैठेंगे नहीं कि बस आप करते रहो और हम सहेंगे। सो एक टाइप का एक अच्छा स्टेटमेंट, गुड स्टेटमेंट की तरफ फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से गया था। और देखते हैं इसमें क्या है डिप्लोमेटिक। अब ये इसको कैसे कुछ लोग जो है इंडियन जो राइटर्स हैं उसको डिफेंड करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड करना, कुछ राइटर जो है अभी कुछ दिनों में इस चीजों को लेके जो है एडिटोरियल लिखेंगे। किस टाइप का डिप्लोमेसी, क्या हम इंडिया और जो कनाडा है वो साथ में बैठ के इसको डिस्कस नहीं कर सकते थे? ये क्या ये इतना बड़ी मुद्दा है?
तो दिस डिस्प्यूट हैड नॉट जनरेटेड फ्रॉम द इंडियन साइड, दिस हैज जनरेटेड फ्रॉम द अदर अपोनेंट्स। सो आप जो अदर कंट्री है वो इस टाइप की चीजें कर रही है, हम तो केवल हम हमारे लिए सेटबैक है कि अगर कनाडा जैसी कंट्री जो इतना इमिग्रेशन को रखती है और डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के क्रीड्स के लोग वहां पे जाके बसते हैं, आप कनाडा की पूरी हिस्ट्री देखोगे तो ऐसा तो कुछ है नहीं। इससे पहले भी कनाडा जो है वो खुद कॉलोनाइज रहा है, जो उस पे फ्रांस है और जो यूके है उन वो हमेशा से वहां पे रहे हैं, तो वो भी उस दर्द से निकले हुए हैं। तो उनको तो इस टाइप की चीजों को समझना चाहिए कि आप किसी कोई इंसान किसी देश को ब्रेक करेगा उसको सेपरेटिस्ट टाइप का। और इनकी फंडिंग, डिटेल वीडियो देखना आप मेरा कनाडा वाला, इनकी फंडिंग जो है, इनकी फंडिंग जो है केटीएफ की, ये तो ऐसा से आता है, इसमें तो प्रूव हो चुका है और बहुत सारे इसमें एविडेंस जनरेट हो रहे हैं, एनआई की तरफ से बार बार इससे कहा गया है। तो हम तो उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स दे ही रहे हैं, हम उनको कह ही रहे थे कि ये जो पर्सन है इसको आप जो बचाने की कोशिश जो भी आपके कनाडा में कर रहे हैं उनको ये अच्छी चीजें नहीं है, इट इज नॉट ए गुड थिंग फॉर द गुड रिलेशन बिटवीन दीज टू कंट्री। सो आपको आपको ध्यान देना चाहिए था, और ऊपर आप उल्टे से एलिगेशन लगा दे रहे हो। तो बाद में कुछ टाइप की इस चीजें हुई हैं कनाडा को लेके, तो देखेंगे अगर कुछ दिनों में हीट बढ़ेगी, कम होने के चांसेस बहुत कम है अभी फिलहाल के लिए, कुछ दिनों के लिए। इस पे यूएस ने डीपली कंसर्न दिखाया है कि इस टाइप की चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी, और देखेंगे यूएसए अभी हमारा अच्छा पार्टनर है, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल तो वो है। एक खुशखबरी थी वो कल भी मैं इस पे बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं टाइम नहीं मिला, कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से बिजी रहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो उसने वुमेन को रिलेटेड को लेके, वुमेन से रिलेटेड जो है 33% ऑफ रिजर्वेशन के लिए घोषणा कर दी। और जब भी इस टाइप की रिजर्वेशन की बातें हो रही है तो ये पहली बार तो हुई नहीं, एच डी देवगौड़ा के समय में भी हुई थी, एच डी देवगौड़ा हो गया, या फिर आप अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, या फिर मनमोहन सिंह साहब हो गए। तो आपको इसका हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है वो समझ में आना चाहिए कि यस, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वेयर द गवर्नमेंट हैज कम्स या इंट्रोड्यूस वुमेन कोटा बिल इन लोकसभा एज वेल द स्टेट असेंबली। सो 33% का रिजर्वेशन इज गुड थिंग्स कि आप उनको दोगे तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन हिस्टोरिकल ये है कि इससे पहले मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में इसको रखा था, लेकिन किसी वजह से लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। फिर 2014 में जो है वो लोकसभा का जो हो गया, डिजॉल्व हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि फिर 2000 में सरकार चेंज हो गई। तो मोदी गवर्नमेंट इसको फ्रेश चैप्टर्स के रूप में लेके आती है कि उसको हम 33% रिजर्वेशन देंगे। और ये जो होगा अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का 128वां अमेंडमेंट होगा, जो अभी तो ये बिल है, अमेंडमेंट बिल है ये, और जब ये बिल है, बिल बाद में जाके जब आपको पता ही है कि लोकसभा और राज्यसभा का इसमें साइन लगेगा, प्लस जो है प्रेसिडेंट इस पे साइन करेंगे, तब जाकर वो एक्ट बनेगा। तो लेकिन ये बिल तो अपने पास कर दिया, लेकिन इसमें थोड़े से कुछ फ्लॉज हैं, ठीक है। इनिशियल लेवल पे अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये है कि आप इसको डिलिमिटेशन कमीशन से जोड़ दिए। डिलिमिटेशन कमीशन, अब ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, जितने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसकी बाउंड्री सेट करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है, आप सबको पता होगा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से कौन सा विधायक होंगे या कौन से एमपी होंगे, तो उसकी टेरिटरी डिसाइड करना पड़ता है। तो उसके ऊपर तो डिलिमिटेशन कमीशन जब नेक्स्ट बैठेंगे तब होगा। दैट मीन्स 2024 के इलेक्शन में वुमेन को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। कुल मिला के आपने 2024 के इलेक्शन से उनको दूर कर दिया। दूसरा, पहला क्लॉज तो ये था कि आप तो इस टाइप की चीजें की है। दूसरा, आप उसको सेंसस से जोड़ दिए कि सेंसस आएगा ना तो उसके बाद देखा जाएगा। तो सेंसस तो 2011 का सेंसस के बाद 2021 का सेंसस होने वाला था, और 2021 की सेंसस जो है वो किसी कारणवश 21 की सेंसस हुई नहीं, और 21 की सेंसस जो है वो कोविड की वजह से डिलेड चल रहा है। तो इन दो चीजों से जोड़ने की जरूरत क्या थी, वुमेन जो कोटा बिल है लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो definitely it has a great initiative by the government, but having with some exception, having with flaws, ठीक है, which has written in different different form, writers लिख रहे हैं उसको कि इधर इन डिलिमिटेशन कमीशन का जो क्लॉज हो गया, और जो है जो सेंसस का क्लॉज है, इज इट रियली नेसेसरी कि आपको इस डिलिमिटेशन करना, अभी कर दो, क्या दिक्कत है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब लोकसभा में इस पे डिस्कस हो रही थी, तो अपोजिशन की पार्टी ने सेम चीज बोली कि अगर आपको उतना वेट करने की क्या जरूरत है, 33% पे सीधे सीधे दो और खत्म करो।
इसके ऊपर भी थोड़ी सी बहस होगी कि अब आप समझ जाइए कि इसको जब हम ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसको 2029 की लोकसभा के लिए कह रहे हैं, ठीक है। इसकी इसकी इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, तो 33% रिजर्वेशन। तो 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें आप वुमेन को नहीं दे रहे, कुल मिलाकर आप ये याद रखिएगा, पहला। दूसरा ये है कि वुमेन को रिजर्वेशन जो था, वुमेन रिजर्वेशन जो था वो तो पंचायत में ऑलरेडी था ही, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जो भी है, इसमें तो आप सबको पता है कि 73rd अमेंडमेंट, 73rd हो गया और ये 74th अमेंडमेंट, इन दोनों अमेंडमेंट से आपको 33% का जो है वो रिजर्वेशन है वुमेन को इन इन लोकल बॉडी। सो डेफिनेटली यहाँ पे वुमेन स्ट्रांग हुए थे, तो अगर यहाँ मिलेगा लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वुमेन यहाँ भी स्ट्रांग होगी। और वुमेन जो है वो वुमेन लीड डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट बात करनी चाह रही है वो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रही है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि सरकार इसकी बात कर रहा है कि अब जो होगा, क्योंकि आप अब देखोगे कि बहुत जगह पे वुमेन जो है लीड कर रही है और ये डिजर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा रीजन ये भी है कि आपकी 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है मोस्टली अगर देखा जाए तो वुमेन है, लेकिन आप दे रहे हो 33%, तो बाकी 17% कब देने वाले हैं? तो वुमेन राइट्स वाले जो लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि हमारी इनकी जो गवर्नमेंट में या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इनका जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये तो 50% के हैं। सो वाई वी आर गिविंग 33%? बिकॉज कि यू हैव ऑलरेडी गिवन द 33% रिजर्वेशन इन लोकल अर्बन बॉडी। सो आपको इसी वजह से 33% दिया जा रहा है क्या? और ये आज का नहीं है, 20 अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 27 साल या 25 साल पुराना डिमांड है, और वो लगातार अभी तक चल ही रहा है। तो इसके ऊपर बनाएंगे एक अच्छा सा वीडियो, और राइटर डेफिनेटली लिखेंगे वुमेन के बारे में। तो और फिर इसमें तो मैंने बहुत अच्छे से, और भी अगर आप देखेंगे तो आप कैसे, आप जो इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी की जब भी बात करेंगे तो आर्टिकल 14 पिक्चर में आ जाता है। और जब स्पेसिफिक किसी चीज को, आप स्पेसिफिक कोई कास्ट को या स्पेसिफिक किसी किसी क्लास को आप रखना चाहते हैं उसमें, तो उसके लिए आर्टिकल 15 और 16 जो होता है वो रूल में आ जाता है। आर्टिकल 14 जो है वो जीनस है एक टाइप का, और आर्टिकल 15-16 उसकी स्पीसीज है। तो आप इसको चीज समझिए कि जहां जहां आर्टिकल 14 आएगा, और तो अगर 15-16 में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो 14 ऑफ कोर्स रूल में आता है। तो वुमेन को इक्वलिटी तो है नहीं कि वुमेन की इक्वलिटी, आप जब आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो चीजें बात करता है। तो इक्वलिटी तो वुमेन के साथ है नहीं ना। आप इस फील्ड में तो थी नहीं कि आप को कुछ इस टाइप का कि वुमेन जो है वो हमेशा से आप देखोगे, सोसाइटी का चैप्टर पढ़ोगे तो एक सोशल जस्टिस का बात होता है कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं कि वो काफी वल्नरेबल होते हैं। जैसे वुमेन हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो गया, जिसको अब हम लोग दिव्यांग कहते हैं, ठीक है। तो इन लोग को तो ये तो वल्नरेबल है, इनको तो आप जब तक बराबर पे नहीं लाओगे, सेम लाइन पे नहीं खड़े करेंगे, तब तक इक्वलिटी की बात आप कर ही नहीं सकते। और उसमें भी आप 33% दियो, 50% का वो डिजर्व करते हैं, तो उसको लेके राइटर लिखेंगे ऑफकोर्स। आर्टिकल 14, 15, 16 के बारे में कुछ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें में लिखेंगे तो मैं डेफिनेटली उस पर एक उसको लूंगा, उस आर्टिकल को जरूर लूंगा। लेकिन राइट नाउ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट इज दैट कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वुमेन कोटा बिल, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। सो नेक्स्ट, अब सीएम हाउस का रिनोवेशन हुआ था और उसमें पीडब्ल्यू डी जो था, जिसने पुरानी बिल्डिंग को गिरा के नई बिल्डिंग बनाई थी, तो उसके ऊपर कुछ जो सीवीसी वाले थे उन्होंने जांच कमेटी बैठा दी थी। तो कोर्ट ने बोला है कि नहीं भाई अभी रुक जाओ, अभी उसको उसके ऊपर कुछ हार्श डिसीजन मत लेना। वो चीफ मिनिस्टर चाह रहे थे, या फिर चीफ मिनिस्टर को सच में इस टाइप का, दिल्ली चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, दिल्ली का न्यूज है ये। तो ये सीएम हाउस रिनोवेशन का केस है। तो उसके ऊपर है कि पीडब्ल्यू वाले डिपार्टमेंट वाले जो बंदे ने उसको किया, उसी को नोटिस भेज दिया, तो थोड़ा वो उसको लेके है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन अब दिल्ली में रह के कुछ लोग इस टाइप के बोलते हैं कि सर ये भी बता दो, तो ठीक है। हाँ नेक्स्ट, फिर ये था 2020 का जो राइट हुआ था, ठीक है, राइट्स जो हुआ था, एक्यूज हैव नो राइट्स टू सीक। अब ये तो अलग चीज है भाई। अब पुलिस ये कह रहा है कि एक्यूज हैव नो राइट्स, एक्यूज हैव नो राइट्स
टू सीक प्रोब स्टेटस। अब एक्यूज्ड है कोई भी, और उस वो अगर वो कुछ डिमांड करना चाहता है कि चार्जशीट फाइल होगी नहीं फाइल होगी, चार्जशीट फाइल होगी कि नहीं होगी, या फिर स्टेटस क्या है हमारे केस का। तो ये कोर्ट में कह रहे हैं कि इनको, क्योंकि ये राइट्स में शामिल थे, एक्यूज है, तो इनका राइट्स नहीं है प्रो। तो ये काफी डिफरेंट टाइप का स्टेटमेंट है, ये डेफिनेटली कोर्ट इससे सेटिस्फाइड नहीं होगी मेरे हिसाब से। एक्यूज के भी राइट्स होते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पे एक्यूज के भी राइट्स होते हैं, और आर्टिकल 21 में तो उनके भी राइट्स है ना भाई। आर्टिकल 21 जो है वो सबके लिए है, ऐसा थोड़ा कि एक्यूज के लिए खत्म हो जाता है। तो आप सबने पढ़ा होगा कि जब तक केस सिद्ध नहीं होता है तब तक इंसान जो है निर्दोष होता है। सो इस टाइप का स्टेटमेंट से बचना चाहिए पुलिस को भी। अब ईडी के बारे में लगातार न्यूज आ रहा है, तो इसको तो यह नहीं, फिर ये है नो, ये 14 दिन के। अब वो एमएलए अरेस्ट हुए थे और उनको, उनसे कुछ इस टाइप का कोई एविडेंस मिला नहीं। नूह जो गुड़गांव वाला केस है उसमें, तो उनको एमएलए को, कांग्रेस का एमएलए था, तो उसको कुछ मिला नहीं उनसे, तो पुलिस बोल रही है कि अभी तो कुछ मिला नहीं, तो फिर 14 दिन का जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया गया। तो ये है। अब ये ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा है, अब ये इसमें क्या है, डिफेक्शंस, एंटी डिफेक्शंस लॉ को लेके है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर सबको पता है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 1985 है शायद, देखिए 1985 में इसका 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल। तो इसमें एंटी डिफेक्शंस लॉ की बात की गई। तो एंटी डिफेक्शंस लॉ क्या होते हैं, दल बदला कानून, दल बदल या बदला कानून, जो भी है आप इसको हिंदी में देख लीजिए। जब एक पार्टी का कुछ बंदा, पार्टी 1 या पार्टी 2, इसका कुछ बंदा इसमें चला जाए और इसकी सजा ना खत्म हो, ठीक है, तो इस टाइप के चीजों के लिए लेके आया था। तो कब ऐसा कंडीशन होगा जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास इस साइड जाएगा, एक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन होगा जो उसको रिप्रेजेंट करता होगा और सिटीजन्स को, और वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं, आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे कि शिवसेना आपको पता है, तो शिवसेना का कुछ पर्सन, मतलब 2/3 मान लो, कुल मिलाकर 2/3 जो एमएलए थे, वो शिवसेना को छोड़ के शिंदे साहब को ज्वाइन कर लिए। शिंदे अभी करंट सीएम है, और ये भी शिवसेना में थे, अब शामिल हो गए, प्लस बीजेपी बना के, प्लस एनसीपी को भी तोड़ दिया है, इसकी सरकार तोड़ के यहां से एमएलए जो है 2/3 शिवसेना के शिंदे में चला गया। तो कोर्ट कहती है कि ऐसे समय पे जब ये 2/3 से नीचे जाते हैं, या कुछ और भी कंडीशंस होते हैं एंटी डिफेक्शंस लगने के, कि कब लग सकते हैं, अगर 2/3 से जाते हैं तो फिर तो कोई पार्टी को 2/3 तोड़ देगा। मान लो 2/3 मतलब 99 लोग हैं पार्टी में, तो उसका 2/3 कितना होता है, 3×9 33 दूनी 66। अगर 66 एमएलए एक साथ, 99 में से 66 आदमी एक साथ, एक एमएलए 66 एमएलए एक साथ दूसरी पार्टी में चले जाए, तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है। तो ऐसे ही मान लो कि 2/3 वाले एमएलए अगर इस साइड से इस साइड चला जाए, ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जब वहां पे उसको चेक करना पड़ता है, तो उसको लेके है। तो उस समय स्पीकर का रोल जो होता है ना, इस बार स्पीकर, इस बार का पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी मेंस में, GS2 का पेपर्स पे, तो उसमें स्पीकर पूछ ही लिया आपसे, और केवल रीजन यही था कि महाराष्ट्र वाला केस था। तो उसको लेके है कि स्पीकर को एक पर्टिकुलर समय के रीजनेबल टाइम के पीरियड में आपको क्या करना होता है, कि आपको बताना पड़ता है कि एंटी डिफेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा उस बंदे के ऊपर। सारी शर्तें जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ हैं उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन जब पढ़ाऊंगा तब अच्छे से समझ लेना, लेकिन तुम ये तो समझ गए ना कि एंटी डिफेक्शन क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स पास किए थे इसके केसेस में, डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस में, सेना की जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है, सेना मतलब शिवसेना की बात हो रही है। तो आपको पर्टिकुलर टाइम के अंदर में स्पीकर को क्या करना है, स्पीकर जो है वो डिसाइड करता है कि एंटी डिफेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम पीरियड में डिफाइन बताना पड़ता है कि लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, किसके ऊपर नहीं लगेगा। तो महाराष्ट्र के असेंबली के जो स्पीकर है राहुल नार्वेकर, वो इस चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे। तो फिर जो अदर पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, वो कोर्ट चली गई थी। कोर्ट ने उनको बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को बोला कि इतने दिनों के अंदर में आप बताओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की बातों को ध्यान नहीं दिया राहुल नार्वेकर साहब ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब 7 दिन का समय दिया कि अब 7 दिन देता हूं, 7 दिन में डिसाइड करके बताओ किसका है।
तो उसके ऊपर इनका स्टेटमेंट है कि विल नीदर डिले नॉर हरी। अभी भी कह रहे हैं कि ना तो मैं डिले करूंगा ना तो हरी करूंगा, क्योंकि ये तो इस टाइप की केसेस जो होती है उसमें आप ज्यादा करोगे तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। तो उसको लेके तो एंटी डिफेक्शन लॉ आप एक बार अच्छे से देखना, मैं बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगा, इसके केस लॉज भी करवाऊंगा जितने हैं, कोहितो वाला जो केसेस लॉ। तो ठीक है, तो ये है तो एंटी डिफेक्शन को लेके। तो इसमें स्पीकर का रोल होता है, पहले एंटी डिफेक्शन में ये याद रखना कि स्पीकर इंपॉर्टेंट एक टाइप का स्टेक होल्डर्स है। फिर मैं समझाऊंगा उसको क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में जब मेरा कंप्लीट पॉलिटी सीरीज चलेगा उसमें, कि कैसे जो है वो स्पीकर के जो स्टेटमेंट होते हैं, स्पीकर के जो वर्डिक्ट्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर समय तक पर्टिकुलर जगह पे फाइनल होते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, तो वो मैं समझाऊंगा किस लॉ के बेस पे। फिलहाल के लिए स्पीकर डिसाइड करता है। हाँ, जो होयशाला टेम्पल है ना, ये कर्नाटका वाला, यस, वो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है। तो आप इसको बस याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। 3 टेम्पल थे इसमें, ठीक है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था, तो आप इसको देखना। तो ये अपने प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूपीएससी प्री के लिए, कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन से को ऐड किया गया था यूनेस्को, ठीक है, तो उसको देख लेना। इसमें कुछ अगर देखा जाए तो ये होयसला टेम्पल एट बेलूर वाला, हेलीबीड वाला एंड सोमंतपुर, ये वाला है, ये कर्नाटका में है, डिक्लेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो दिस इज दी थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये नायडू साहब का जो प्ली है आप सबको पता होगा, जो इनके ऊपर जो स्कैम का केस लग गया था ना, कि स्किल स्कैम किए थे, ये टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश के। तो इनके ऊपर ये स्कैम था कि ये इन्होंने एक स्कैम किया है स्किल को लेके, स्किल डेवलपमेंट को लेके एक प्रोग्राम निकाला और उसमें अपना पैसा जो है वो रोटेट किया, कुछ इस टाइप का है, मोटा मोटी, इतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि ये सब एलिगेशन है हमारे ऊपर, तो जो जुडिशियल जो भी ऑर्डर हुए हैं और जो एफआईआर की गई है सबको क्वैश किया जाए। तो क्वैश मतलब समझ रहे हो, खत्म किया जाए, ये सब एलिगेशन हैं। तो उस टाइप की चीजें हैं, तो आ जान थे। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये न्यूज बड़े होने जान दो, फिर हम डिस्कस करेंगे छोटी छोटी न्यूजों का, जिसका रिलेवेंस आपके ऊपर रहेगा नहीं तो मैं डिस्कस ही नहीं करता। इंडिया कनाडा के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो ट्रूडी साहब हैं उनके जो चार्जेज हैं वो एक फॉल्स एलिगेशंस हैं, फॉल्स एलिगेशंस हैं, और इसका जवाब इंडिया ने टिट फॉर टैट से दिया है। बोला है कि 5 दिन के अंदर में आप भी अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के जाओ, ठीक है। आप इस टाइप का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो, एक कंट्री का आप पीएम हो, ठीक है। तो उस इस सब चीजों से बचना चाहिए। वहां पे वोट बैंक भी है, कुछ पॉलिटिकल राइटर्स लिख रहे हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स भी चल रहा है। तो कनाडा का जो टोटल कैलकुलेशंस हैं वो अलग किसी भी वीडियो में बनाऊंगा, तब समझना। लेकिन सबको पता है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स जो है वो तो केटीएफ जो है हमेशा से जो सेपरेटिस्ट जो है उस टाइप का बिहेव करता है, और इनकी फंड हमेशा आईएसआई से आती है, तो इसमें तो कुछ बड़ी चीज है नहीं। और फिर भी ऐसे चीज स्टेटमेंट की इसमें इंडिया का रोल है, और ये हमारी सोवेनिटी, कनाडायन सोवेनिटी के खिलाफ है। तो तुम्हारी सोवेनिटी होगी तो सोवेनिटी दूसरे की भी सोवेनिटी है ना, कि वो हमारी सोवेनिटी को खत्म कर रहा है। तो आपको वो भी समझना है कि डिप्लोमेटिकली आप सीधे नहीं कह सकते, कि अगर आपको लगता भी तो आप जांच करा लेते पहले। आप इस टाइप के स्टेटमेंट से पीएम, खास के पीएम साइड से आना बहुत ही अपने आप में अद्भुत चीजें हैं भाई, ये तो पहली बार देखा है। नेक्स्ट, कावेरी को लेकर थोड़ा सा ये था मुझे कि कावेरी के ऊपर इतनी चीजें हो रही हैं, तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट के ऊपर कोई राइटर लिख क्यों नहीं रहा है। तो आज राइटर ने फिलहाल लिखा, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो अभी क्या है, तो कर्नाटका कह रही है कि जो सैडो रेनफॉल कि एक तो बारिश जो है वो साउथ वेस्ट मानसून के साउथ वेस्ट मानसून जो है उससे जो बारिश होती है वो कम हुई है इस बार कर्नाटका में। उसकी वजह से जो बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे जो हमारे डैम्स हैं, और उसमें पानी ऑलरेडी कम है, तो मैं बहुत कम चांसेज है कि मैं इसको तमिलनाडु को, जो प्रीवियसली जो डिसाइडेड जो है, जो सेंटर वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो डिफाइन कर रखा है, या ट्रिब्यूनल जो डिफाइन कर रखा है जिस शेयर में, उस शेयर में तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी स्टेट को भी देखना पड़ता है और साथ में दूसरे का भी। ऐसा नहीं है कि हम सारा पानी इधर देते हैं और यहाँ पे बाढ़ आ जाए, यहाँ पे आपको
सूखा पड़ जाए, ठीक है, और यहाँ पे पानी पीने की, कर्नाटका में पानी की वैसे ही तरस, आप लोग को पता कीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों से, तो आपको पता चलेगा वाटर क्राइसिस जो है वहां पे कूट कूट के भरा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में एक तो मानसून का कम होना, और दूसरा कि अपने एरिया को सेफ करना, और साथ में दूसरे की भी जो लाइवलीहुड हो वो भी ना खत्म हो, वो इन दोनों को बैलेंस बनाना बहुत टफ काम हो जाता है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आता है कि आप जो 2018 का जजमेंट आया उससे लेके अभी तक जो है 18 और 5-6 साल हो गया, तो आप लोग क्या सो रहे थे क्या? तो राइटर भी यही लिखता है कि 18 से 23 में अब बीच में बहुत सारा गैप था, जब हमको एक टेबल पे बैठ कर डिस्कस करना था कि जिस साल साउथ वेस्ट मानसून जो है वो अगर अच्छा से बारिश नहीं हो पाएगी उसकी वजह से, तो उस समय उस कंडीशंस में तमिलनाडु को कितना पानी देना चाहिए। तो आपको वो सब चीजें पहली बातें करनी चाहिए थी। अभी जब चीजें हो रही हैं तब आपको जो है वो इस टाइप की चीजें आपको समझ में आ रही है कि यस, देयर इज अ वाटर वाटर क्राइसिस इन कर्नाटका। सो अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, तो उसको लेकर डिस्कस करते हैं। सो सेंट्रल जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली रीइंफोर्स द नीड फॉर अर्ली फॉर्मुलेशन एक्सपेक्टेड ऑल, तो ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है। अभी देखते हैं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स गिव इट्स इंटीरियम ऑर्डर इन जुलाई 1991। तो सो इंटीरियम ऑर्डर जो है वो तो उसी समय आ गया था, पर इंटीरियम ऑर्डर होता है तो कुछ दिनों के लिए, परमानेंट ऑर्डर नहीं आया था 1991 में, जब ये ट्रिब्यूनल के पास गए थे, दोनों में कावेरी वाटर को लेकर झगड़ा हुआ होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच की बात है। तो वो इंटीरियम ऑर्डर निकाला ट्रिब्यूनल ने। सीरियस अटेम्प्ट टू हैव 2002 और 3 की बात है कि साउथ वेस्ट मानसून जो हुआ उस साल कम हुआ। अब तुम समझना कि 1991 में एक इंटीरियम ऑर्डर आया, और 2003, देखो कितने साल का गैप है, 2 और 3 में बारिश कम हुई। तब इनको दिमाग खुला कि यार पानी किस तरीके से डिवाइड करें। तो फिर क्या हुआ, फिर पुअर इनफ्लो ऑफ 4 रिजर्वर्स। अब वो देखो कि 2003-4 में क्या हुआ, जो कृष्ण राज सागर हो गया, कबिनी हो गया, हेमावती हो गया, एंड हरंगी, प्रोनाउंशिएट आप अपने हिसाब से करें, एंड ऑल इन अपर रिपेरियन कर्नाटका, ये सारे अपर रिपेरियन कर्नाटका, मतलब कर्नाटका के सब सारे जो हैं ये सब क्या है, रिजर्वॉयर्स हैं। तो इन सब में पानी की कमी हो गई। फिर उसके बाद डेफिनेटली मेतूर डैम जो होगा उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो तो लोअर रिपेरियन स्टेट में, तमिलनाडु में है। कर्नाटका आप सबको पता है ना कि ऊपर साइड में है और तमिलनाडु जो है नीचे है। तो पानी का फ्लो कावेरी जो है वो कर्नाटका से नीचे तमिलनाडु की ओर जाती है। सो देर इज नथिंग मच इन दी फाइनल ऑर्डर, एंड ट्रिब्यूनल ने 2007 में एक फाइनल ऑर्डर भी सुनाया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। तो कुल मिलाकर तुम समझ लो कि 1991 में ट्रिब्यूनल ने एक इंटीरियम ऑर्डर दिया, 2002-3 में बारिश कम हो गई, 2007 में ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया फाइनल, और 2018 में उस ट्रिब्यूनल को चैलेंज किया होगा तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। अब 18 से लेकर 23 है, अभी भी 5 साल की गैप है। अब इस 5 साल में क्या कर रहे थे, ये एक टाइप का गैप क्रिएट हो गया, तो उसको लेके है। अब ये एक रीजन है कि एजेंसी का जो भी है वो तो एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये हमें समझना है कि पॉलिटिकल विल्स, जो पॉलिटिकल विल्स, तो ऐसे समय में क्या होता है कि पॉलिटिकल विल मतलब ये हो गया कि दो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट है। जैसे यहाँ पे तमिलनाडु में देखोगे तो डीएमके है, और कर्नाटका में देखोगे तो यहाँ पे कौन है, कांग्रेस है, पहले बीजेपी हुआ करती थी। तो इस केस को सेटल करना भी है कि आपको किस तरीके से दोनों के लोगों के जो है सिटीजन जो है उनके उनका नुकसान ना हो, आपको वो देखना होता है। तो आप इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका है, हु इज द मोस्ट अफेक्टेड फ्रॉम दिस डिसीजन, इससे इफेक्ट किसको पड़ेगा, सिटीजन ऑफ बोथ, जो वहां के पीपल ऑफ, जो नागरिक जो हैं वहां के, वो चाहे वो कर्नाटका के हो, चाहे वो तमिलनाडु के हो, चाहे वो केरला के हो, जो जो भी उसके कैचमेंट एरिया से रिलेटेड होगा, जहां जहां पे वो बारिश जा रही होगी, पानी जा रही होगी, वो उससे प्रभावित होंगे। तो इन दोनों पर्टिकुलर पार्टी से तो कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। तो आपको चाहे ड्रॉट का सिचुएशन हो या फिर तुमको फ्लड का सिचुएशन, दोनों कंडीशन में जो जो लास्ट माइल पे जो लोग रहते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको ये भी समझने की जरूरत है कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इस प्रॉब्लम को बड़ा करना जरूरी नहीं है। यू विल हैव टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर दैट, ठीक है, एंड परमानेंट सॉल्यूशन। यू आर नॉट एट इंटीरियम टाइप का डिसीजन ले लिए, एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए कि अगर ऐसे कंडीशन हो जाए व्हेन द साउथ वेस्ट मानसून इज नॉट coming with a good rainfall, in that condition what will be the step from Karnataka as well as the Tamil Nadu, how much water
क्यूबिक जो मिली क्यूबिक्स में जो वाटर छोड़ा जाता है कितना छोड़ा जाएगा, व्हाट विल बी द रेशियो, किस रेशियो में छोड़ा जाएगा। तो आपको इस टाइप की चीजें, अगर नॉर्थ वेस्ट मानसून, तो ये अभी कर्नाटका वाले क्या कह रहे हैं कि हम जो है वो जो नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है, तो साउथ वेस्ट मानसून जो है उसको तो ठीक है, हम नॉर्थ ईस्ट मानसून को भी एक बार आ जाने दो, अक्टूबर दिसंबर से आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इन दोनों को जोड़ के एक बार कैलकुलेशन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तब जाके हम जो है एक टाइप का एक सही डायरेक्शन पे पहुंच पाएंगे। लेकिन ये इतना इतना दिन वेट करेंगे तो तमिलनाडु कैसे सरवाइव करेगा, आपको वो देखने की जरूरत है। सो वी विल हैव टू फाइंड वन प्रॉपर सोल्यूशन, कि हमें एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जो वो दोनों स्टेट्स जो है उस पर एग्री हों। और CWMA का एक टाइप का फेलियर है ये, कि आप इतने दिन से जो आप कर क्या रहे थे। नेक्स्ट, तमिलनाडु विच हैज वर्क आउट what is it due to this year is waiting the Supreme Court intervention to get back its quota। सुप्रीम कोर्ट से वेट कर रहा है तमिलनाडु अपने हिस्से का वाटर के लिए। तो अब देखते हैं क्या होगा। 21 सितंबर को जो है वो कोर्ट में, कल जो है वो कोर्ट में केस होगा, सुनवाई होगी, देखते हैं क्या होता है उसका रिजल्ट। The position taken by Karnataka Tamil Nadu may appears to difficult to reconcile, but this should not be deter to the authority। अब तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए एक टाइप का ये पोजीशन पे खड़े होने, दो अलग अलग स्टेट के लोगों को खड़ा होना एक दुर्लभ चीजें होती है, इसका रिकॉन्साइल कराना एक डिफिकल्ट टास्क है। व्हाई शुड नॉट डिटर द अथॉरिटी, अथॉरिटी के साथ क्या दिक्कत है भाई। अगर जरूरत हो तो यूनियन गवर्नमेंट से बात करो। दोनों अगर अगर दो स्टेट अगर एग्री नहीं होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ना कोई उससे निकालती है। अब जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछो कि हम किस तरीके से सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। और 2018 से लेके राइटर वही लिखता है, अनफॉर्चुनेट चीजें हैं कि नथिंग मच वाज डन इन दीज 5 years एंड द अपॉर्चुनिटी नाउ शुड बी लॉस्ट। जो भी होनी चाहिए थी टॉक करने की वो तो खत्म हो गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को ही, और हर चीजों के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो कावेरी जो हो गया है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट, वो इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब ये यूएफओ को लेके है न्यूज में कि नासा शिफ्ट यूएफओ डिबेट फ्रॉम सेंसेशनलिज्म टू साइंस। तो आप इसको समझो कि अगर आप किसी चीज के ऊपर साइंस का रिसर्च नहीं करते हो, साइंस का रिसर्च नहीं करते हो, तो सोसाइटी में एक टाइप का केओस बढ़ता है। सोसाइटी में क्या होता है, केओस बढ़ता है, इंक्रीज होता है कि यार एक्चुअली है क्या ये। एक नॉर्मल चीज, जनरल चीजें बता रहा हूँ, जनरल टॉक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप किसी चीज को छुपा के रखो, देखो दुनिया उसके बारे में बात करने लगेगी। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यू हैव टू गो एंड रिसर्च इट, गिव योर जो बेस्ट अथॉरिटी है, बेस्ट आपके जो वहां के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके, चालू नासा हो गया मान लो, और इंडिया के कंडीशन में इसरो हो गया, गिव देम फुल परमिशन कि गो एंड रिसर्च इट, ट्राई टू फाइंड इट, व्हाट इज देयर एनी मिथ और व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दैट। तो यूएफओ को लेके जो है डिस्कशन लगातार बढ़ रहा था। यूएफओ क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये स्पेस में या स्काई में कुछ इस टाइप की चीजें देखने को मिली है जो इंसान उसको कभी देखा नहीं है, या फिर वो ऐसा समझ रहे हैं कि ये कुछ नया है, या फिर आप उसको एलियंस, कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्कस करेंगे। राइटर ने उसमें एलियन वर्ड्स यूज नहीं किया, तो आई एम नॉट गोइंग टू कि मैं जो राइटर्स लिखते हैं वही डिस्कस करता हूं, अपने मन की कुछ बताता नहीं। तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स लिया है यूएफओ इन कॉमन पैरालेंस वेयर इन द न्यूज अगेन ए फ्यू डेज अगो फॉर टू कॉन्ट्रास्टिंग रीजंस। दो अलग अलग रीजन की वजह से, एक तो मैक्सिकन जो चीजें हैं वहां पे एक जगह पे ये देखेगा कि आप यहाँ पे उसको लेके है कि एक टाइप का ये पाया गया है स्पेसिमिन टाइप का, तो उसको लेके एक तो डिबेट है। और ऊपर से एक जो था कि एक सी के ऊपर कोई ओशन था, उसके ऊपर कुछ उड़ते हुए देखा था इन्होंने, नासा वाले कुछ वहां के नेवल जो थे वहां पे। तो नासा इसके बारे में आप सर्च करेगा, नासा कह रहा है कि नासा पैनल एक रिकमेंड कर दिया है, एक पैनल रिकमेंड किया है और वो रिपोर्ट फाइल करेगा यूएस को, स्पेस एजेंसी इंक्रीजिंग इट्स एफर्ट टू गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन द स्काई लेबल्ड अनआइडेंटिफाइड एनामोलस फिनोमिना और यूएपी। तो यूएपी बाय द गवर्नमेंट एंड प्ले ए लार्जर रोल इन हेल्पिंग द पेंटागन स्पॉट दैट। तो ये एक टाइप of चीजें हैं कि अब ये जो इसका रीजन मेन ये है कि वी वांट टू शिफ्ट द कन्वर्सेशन अबाउट यूएपी फ्रॉम सेंसेशनलिज्म टू साइंस। तो एक टाइप का कोई सेंसलाइज जो करता है इंसान कि आप उसको एक टाइप का डर का माहौल हो जाता है कि यार वो है क्या, अब चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे साइंस का यूज करो।
मिथ की जगह पे ट्रुथ का यूज करो, तो उसको उसके लिए लगता है एविडेंस, उसके लिए लगता है रिसर्च। तो करो रिसर्च, क्या दिक्कत है, फंड तो है ही तुम्हारे पास, तो करो और यूएफए के बारे में बताओ कंट्री को। तो ये है, तो ये इस एक नॉर्मल चीज था। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग यूएफओ भूल जाएं, तो इसीलिए मैंने बता दिया कि यूएफओ जो है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होता है, जो चीजें उसको साइमल्टेनियस पोल्स को लेके लगातार राइटर लिख रहे हैं। और बहुत बार मैंने आपको डिस्कस भी किया है। तो इसमें सबसे पहला न्यूज क्या है वो देखो, कि रामनाथ कोविंद जो है इनके कमिटी के हेड होंगे और 8 मेंबर होगा इस कमिटी में। 8 मेंबर का हाई लेवल कमिटी बनी है, एग्जामिन करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया एंड मेक रिकमेंड कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल तो कुछ भी है, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है, लेकिन कौन से कंडीशंस पे है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है। तो राइटर बोलते हैं कि इस चीजों को करने के लिए आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 है, और उसमें जो 368 भी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। तो उसमें भी तो हाफ ऑफ स्टेट का जो कंसेंट लेना है, कि भाई तुम्हारा भी स्टेट का भी जो कंसेंट लगेगा। अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन आओगे तो फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है, आप उसी को तो छेड़ रहे हो। तो फेडरलिज्म जो खत्म हो जाएगा या उसको कम करोगे, पावर जो स्टेट की पावर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे स्टेट के आर्टिकल चेंज होंगे, ठीक है, तो आपको तो स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा। तो राइटर ये पूछना चाह रहे हैं कि वन ऑफ देम इज एग्जामिन इज रिकमेंड इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट साइमल्टेनियस एक्शन विड रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय स्टेट। तो स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरी है क्या, तो उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भाई ऑफ कोर्स जरूरी है। देखते हैं राइटर क्या बोल रहे हैं। सो राइटर अब वही है कि इसको बताने के लिए 368 बताएंगे पहले। 368 क्या है, आर्टिकल 368 इज अमेंडिंग, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, on what basis, on which method, so we have to understand that. So the constitution was envisioned as a living document capable of morphing with needs of time. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइप का लिविंग एंटिटी टाइप का होता है, लिविंग एक डायनामिक फ्लेवर है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि समय के साथ अपने आप को अपडेट करेगा। लिविंग डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है उसको, लिविंग डॉक्यूमेंट्स, जिंदा डॉक्यूमेंट्स है। मतलब समय अगर चेंज होगा तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से चेंज करना। और ये सबसे ब्यूटीफुल आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के। सो आर्टिकल 368 गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिफरेंट तरीके से, 3 तरीके से हो सकता है। पहला सबको पता है, ऑर्डिनरी तरीके से, जैसे ऑर्डिनरी बिल होता है तो सिंपल मेजोरिटी हो और जितने भी प्रेजेंट हो एंड वोटिंग हो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दिस इज सम that is some of the provision in constitution can be amended in the same way ordinary legislation। जैसे ऑर्डिनरी पास करते हो ऑर्डिनरी बिल, कि लोकसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वो बिल पास हो जाता है। सेम चीज अमेंडमेंट में भी है। एक तो सिंपल मेजोरिटी वाला हो गया कि ऑर्डिनरी तरीके से। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखेंगे, इसका एग्जाम्पल दे दिया, जैसे आर्टिकल 4 हो गया, आर्टिकल 169 हो गया। 169 में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना, एबोलिश करना। और फिर कुछ जो है शेड्यूल 6 में एएमएमटी में, तो उसको लेके उसको अगर चेंज करना है तो आप नॉर्मल जो है ऑर्डिनरी जो अमेंडमेंट है वो लगाओ सिंपल मेजोरिटी की तरह, ठीक है, तो उसको उससे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अमेंडिंग प्रोविजन नॉट विद इन द फर्स्ट कैटेगरी, जो पहले अभी जो कैटेगरी है उस टाइप में नहीं हो, जैसे आर्टिकल 4 आर्टिकल 169 है उसमें नहीं होगा, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए होगा आर्टिकल 368 स्टिपुलेट दैट दे कैन अफेक्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी लगाओ, where not less than 2/3 of the member are present and voting in each house of the parliament as well as majority of total। तो 3 तरीके से बोला था ना, तो 1 2 3 सिंपल मेजोरिटी वाला, ये सब तो पॉलिटी के क्लास में होगा, मेरे उम्मीद करता हूं कि आता होगा, नहीं तो देख लो। दूसरा सिंपल मेजोरिटी हो गया, उसके बाद हो गया स्पेशल मेजोरिटी। A third category requires a special majority plus consent of half of the state का consent of state, कितना 1/2, जितना स्टेट होगा उसका आधा स्टेट, ठीक है। तो मान लो 28 स्टेट है तो 14 स्टेट, ऐसा
तो 3 तरीके से आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब तुम ये समझ लो कि जब कोई बड़ी चीज हो रही होगी, जहां पे फेडरलिज्म को चेंज कर रहे हो, कुछ ऐसा बड़ा चेंज कर लो, हाई कोर्ट के पावर को चेंज कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के पावर को चेंज कर रहे हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, या फिर कुछ इस टाइप का कोई बड़ी चीजें जो, या फिर ऐसी चीजें जिसपे सीधे सीधे स्टेट का भी रोल हो, तो वहां पे स्टेट का परमिशन तो लेना पड़ेगा तुमको। तो कंसेंट ऑफ स्टेट इज मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए। अब वो भी आधा स्टेट का, तो आधे स्टेट में तो बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, तब तो वो कंसेंट लेगा। तो उसको लेकर थोड़ा सा बात फंस गई है। तो ये थर्ड कैटेगरी जो है वो रिक्वायर्स बोथ स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट वन हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो स्टेट का भी वन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सो नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट। और इसको लिए कोई स्टेट पे कोई टाइम भी नहीं है कि कितने दिन में साइन करके तुम भेजो। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने सब कुछ भिजवा दिया यहाँ से लोकसभा राज्यसभा करके, और ममता दीदी उसको साइन नहीं कर रही है, क्योंकि टाइम लिमिट तो है नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर को तो टाइम ही नहीं दिया ना तुमने। देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट फॉर रेटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स हैज बीन स्पेसिफाइड, बट रेजोल्यूशन रेटिफाइंग द प्रपोज्ड अमेंडमेंट शुड बी पास्ड बिफोर द बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के साइन होने से पहले तो तुमको स्टेट का परमिशन भी लेना पड़ेगा, और उस स्टेट को तो तुम्हें टाइम लिमिट भी नहीं है कितने दिन में रेटिफाई करके देना है। तो ये तीसरा कैटेगरी हो गया। सो अब देखते हैं क्या बोलते हैं कि मोस्टली जो है वो जो जहां जहां फेडरल स्ट्रक्चर आएगा वहां वहां जो है वो 368(2) लगता है। ठीक है, तो अब इसमें एक जो चीज लिखी है उसको इंट्रेंच प्रोविजन भी बोलते हैं, तो उसको देख लेना। जो 368(2) है, सब क्लॉज जो 2 है, वो क्लॉज 2 जो है वो उसको हम बोलते हैं इंट्रेंच प्रोविजन। तो 368(2) को इस तरीके से याद रखना। सो इफ देयर इज चेंज इन द प्रोविजन रिगार्डिंग इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो मान लो कि 54 चेंज करना हो, प्रेसिडेंट की पावर को चेंज करना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन चेंज करना है, या इफ देयर इज चेंज इन एग्जीक्यूटिव पावर चेंज करना है। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब मोदी जी का, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर का, या फिर स्टेट का कोई आपको एग्जीक्यूटिव पावर चेंज करना है, तो 162 के अंदर में आता है आर्टिकल। तो ऐसे चीजें, या फिर जुडिशरी चेंज करनी है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, तो 124 टू 147 में आ गया, 214 में 231, ये हाई कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट है। या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चेंज करना है कि लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है, और या फिर जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास है। तो आर्टिकल 245 से लेकर स्टार्ट हो जाएगा 255 तक। और यह 7th शेड्यूल ही चेंज करना है कि किसके में कौन से आइटम में कौन कानून बनाएगा। और या फिर 368 को खुद ही चेंज करना हो, 368 इटसेल्फ चेंज। ऐसे कंडीशंस में तुम्हें क्या करना है, 368 प्लस जो है सॉरी, ऐसे कंडीशन में तुमको क्या करना है, तुमको जो है वो स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा। राइटर इसके बारे में इतना सारा लिखता है। फॉर एग्जाम्पल आपको जीएसटी चेंज किया, तो जीएसटी चेंज किए में तो आपको स्टेट का परमिशन लिए ना, तो सेम चीजें हैं, सेम चीजें करो। स्टेट ने आपको रेक्टिफाई करके दिया था, उसको अपना साइन करके दिया था। तो स्टेट का जो आपका रेटिफिकेशन है वो बहुत रेक्टिफाई बोल दिया हूँ, सॉरी, वहां पे रेटिफिकेशन, तो स्टेट उसको रेटिफाई करके देता है आपको, तो आप उसमें बना सकते हैं। तो इसमें तो कोई बड़ी चीज है नहीं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, तो देखते हैं। The amendment brought about change with respect to jurisdiction of Supreme Court and High Court, one of the provision that requires ratification by half of the state, a constitution bench of Supreme Court upheld। ये आपको ये एक केस बताता है कि कियोटो होलन वर्सेस जो जाशीलू है, जो केसेस है वो एंटी डिफेक्शंस को। तो एंटी डिफेक्शंस लॉ में कुछ एक ऐसा पैराग्राफ 7 था जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से पावर छीन लिया था। और एंटी डिफेक्शन पता ही सबको, दल बदल कानून अभी समझाया मैंने। तो एक ऐसा पर्टिकुलर उसमें पैराग्राफ की वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पावर जो है जुडिशियल रिव्यू को छीन लिया, तो वो उसको कैंसिल कर दिया और बोला कि सारे बाकी सब चीज तो सही है, लेकिन पैरा 7 जो है वो इनवैलिड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को जब भी आप चेंज करते हो, और वो खास के जब वो फेडरल स्ट्रक्चर का हो, तो ऐसे समय में क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो रोल में आ जाती है कि वो अपनी पावर, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर तो कभी खोएगी नहीं। तो इस टाइप की चीजों में तो जब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पावर चेंज करनी है तो स्टेट का परमिशन लेना पड़ता है, तो वहां भी जरूरत है। तो सेम चीजें हैं कि अगर आप इस टाइप की चीजें करते हो तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शंस की चीजों में आपको स्टेट का परमिशन लेना पड़ेगा। बहुत सारे केसेज, इंसा का केसेज है,